3 साल की उम्र के अंदर से जो है वो मुझे कविताओं का, शेर व शायरी का, अच्छे संगीत का जो है वो मुझे शौक़ रहा। वो माँ सरस्वती के जो बच्चे हैं उन को हम एक सम्मान दे पा रहे हैं, कदर कर पा रहे हैं, जो हक से उनको जो है वो मिलना चाहिए। कि जैसे मुगलों के दरबार में या नवाबों के दरबार में शायर होते थे दूसरे कलाकारों के साथ, तो क्या मेवाड़ के दरबार में भी शायरों की शिरकत रही? बेशक, और बहुत हद तक रहे हैं। क्या आप भी ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं कि मैं एकांत चाहता हूँ, दासियों से कहूँ मेरा भोजन मेरे कक्ष में रखवा दे, इसे मेरी नजरों में ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। ईश्वर की आराधना करना, माँ की लोरी सुनना और साहित्यकारों के बीच में बैठना, वाह, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। कि आपने ये क्यों कहा कि उर्दू जो है वो हमारी मादरी ज़बान नहीं है, ये क्यों कहा? अफसोस की बात है कि भाषा को मजहब के साथ या किसी स्थान के के साथ साथ जोड़ा जोड़ा जा जा रहा रहा है। वो महाराणा कुंभा की जो है वो चर्चा करेंगे, जिनके दौर के अंदर संगीत को बहुत ज़्यादा बल मिला, बहुत ज़्यादा ताकत मिली। और आज हम अगर हम लोग देखें तो महाराणा कुंभा के ऊपर जो है राग भी जो है वो उन्होंने स्वयं ने जो है वो बनाई थी। महाराणा प्रताप पर कोई बड़ी फिल्म अभी तक नहीं आई जल्दी है, से आपको उसमें महाराणा प्रताप का किरदार दिया जाए? नहीं, मैं मतलब ना इतना मैं कोई वो मेरे कल्पना से भी जो है वो दूर है। पर क्या मैं ये चाहूँगा कि महाराणा प्रताप के गुणों के बारे में लोगों तक पहुँचाया जाए, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा। कभी हम अपने दिल को इस तरह भी शाद करते हैं, किसी पंछी को तेरे नाम से आज़ाद करते हैं। नमस्कार, मैं सपना मूलचंदानी आपका स्वागत करती हूँ। इस दौर में हम ये समझते हैं कि राजमहल, राज परिवार, राजा रानी सिर्फ किस्से, कहानियों, किताबों, फिल्मों तक सीमित रह गए हैं। लेकिन सच ये है कि इस वक्त मैं उदयपुर के राजमहल में मौजूद हूँ, जहाँ उदयपुर का राज परिवार मेवाड़ का राज परिवार क़याम करता है। मेवाड़ की इस वीरता शौर्य वाली धरती के महाराज और महाराणा प्रताप के वंशज महाराज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी हमारे सामने मौजूद हैं, हमसे रूबरू हैं, इतिहास, साहित्य और आध्यात्म पर गुफ्तगू के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मुझे अहमद फराज साहब के कुछ शेर याद आते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया। शुरुआत मैं इस सवाल से करना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि आप कई कवियों को, शायरों को बहुत सम्मान के साथ यहाँ बुलाते हैं और बहुत तवज्जो और एहतराम के साथ उनका कलाम सुनते हैं। तो आपका ये जो शेरी ज़ौक़ है और शौक़ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये आप मतलब बिल्कुल ही एक अलग ही सोच में और अलग ख्याल में ले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि अपन बहुत सरल और बहुत आसान सवालों से जो है वो शुरुआत करेंगे, एक आसान सी चर्चा होगी। सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, पर सीधे सीधे तौर के ऊपर अगर सबसे पहली जो चीज़ मेरे दिल दिमाग में, मेरे मन में, मेरे ख्याल में जो आती है वो ये है कि देखिए ये चीज़ खून में है। तो पहले तो मैं अगर इसका खुद ही श्रेय ले लूँ तो वो गलत हो जाएगा जी। कि मुझे इस चीज़ का शौक़ है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं ईश्वर को, भगवान को, ऊपर वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये चीज़ हमको विरासत में मिली। हमारे को जो है इस चीज़ के बारे में एक थोड़ी सी समझ दे के जो है वो भेजा, समझने के लिए और सुनने के लिए। तो आज जो लोग इन चीज़ों से वंचित रहते हैं उनके बारे में मैं सोचता हूँ कभी कभी कि उनका जीवन कैसा होगा। और जो लोग इस चीज़ को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं इसके ऊपर अभी पहले कदम के ऊपर ही हैं और वो भी पूरी तरीके से जो है वो नहीं लिया। तो सीधे तौर के ऊपर तो ये है कि मैं इस चीज़ को हमारे पिताश्री, हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जब उन लोगों के साथ में बचपन में बैठते थे, देखते थे, सुनते थे, तो वहाँ से जो है कहीं ना कहीं जो है, अगर मैंने जब से होश संभाला, अगर व्यक्तिगत तौर के ऊपर अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ, तो तब से जो है वो मुझे इस चीज़ का जो है वो शौक़ लगा। और मैंने खूब इसको जो है डूब के फिर सुनने का जो है वो प्रयास किया। अगर मैं पहले कुछ चंद लम्हों के बारे में याद करूं तो 3-3.5 साल की उम्र के अंदर से जो है वो मुझे कविताओं का, शेर व शायरी का, अच्छे संगीत का
जो है वो मुझे शौक़ रहा। और अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, जैसे जैसे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा समझ में आने लगी, फिर ये समझ में आया कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो पुश्तों ने भी जो है वो इस चीज़ के बारे में इतना अध्ययन किया है, इतना अपने आप को जो है वो अपने आप को इतना समर्पित किया है, तो फिर मैं कौन होता हूँ कि उस परंपरा को आगे जो है वो मैं नहीं लेकर जाऊँ। कलाकारों की जो है मेवाड़ हमेशा से एक कदर करता हुआ आया है, और ये हमने हमारे बचपन से देखा है, इतिहास में हम लोगों ने सुना है, जाना है, पहचाना है, परखा है। और आज हम खुशी कि ऐसे जो है वो माँ सरस्वती के जो बच्चे हैं उन को हम एक सम्मान दे पा रहे हैं, कदर कर पा रहे हैं, जो हक से उनको जो है वो मिलना चाहिए, और हम उसके एक माध्यम बने। इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती। एक आपने जुमला, एक आपने जो वाक़या जो आपने कहा कि हम बुलाते हैं, मैं ये उसको थोड़ा-सा जो है वो उसको बदलना चाहूँगा, उसको तब्दील करना चाहूँगा। हमारी एक बहुत ही विनम्र निवेदन होता है, एक गुज़ारिश होती है, और वो उस गुज़ारिश की और उस निवेदन की जो है वो कदर करते हैं और वो यहाँ पधारते हैं। ये हमारे लिए जो है ये हमारी विरासत है, ये हमारी कमाई है कि जो है वो इतने अच्छे-अच्छे कलाकारों ने जो है हमारे न्योते को जो है वो स्वीकारा, अपना वक़्त दिया, और जो हम उनसे मिलने से पहले जो इंसान थे और उनके मिलने के बाद एक बेहतर इंसान बने, उसके लिए मैं उनको जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कहीं न कहीं इस सफ़र के अंदर भी जो है वो आपसे भी कुछ ना कुछ हमको सुनने को मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आप मेरे से बात करने के लिए आए हैं, पर ये मौका मैं भी नहीं छोड़ना चाहूँगा कि जब आपको दुरुस्त लगे, उचित लगे, अच्छा लगे, तो आप भी अपनी तरफ से जो आपके खुद की कुछ लिखी हुई चीज़ें जो हो, वो भी आप हमसे साझा ज़रूर करिएगा, और वो भी हम सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और जैसे कि मैंने कहा, एक बेहतर इंसान बनना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि इस राजघराने में कलाकारों को इतना सम्मान मिलता है। आपने इस डिस्कशन को और इंटरेस्टिंग कर दिया ये बताकर कि ये पीढ़ियों से चला आ रहा है ये शौक़। जी। तो इसके बारे में मैं और जानना चाहूँगी कि जैसे मुग़लों के दरबार में या नवाबों के दरबार में शायर होते थे दूसरे कलाकारों के साथ, तो क्या मेवाड़ के दरबार में भी शायरों की शिरकत रही? बेशक, और बहुत हद तक रही, और आज हम लोग जो हैं उनको एक बहुत बड़ा श्रेय भी देते हैं एक रास्ते के ऊपर चलने का। जो एक वचन हुआ, उस वचन के ऊपर चलने का जो है वो एक बहुत हद तक जो श्रेय है वो कलाकारों को जो है और साहित्यकारों को जो है वो जाता है। ये एक केवल एक मनोरंजन का विषय नहीं था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में लोग अन्य तरीक़ों से मनोरंजन करते हैं। मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना मेरी उस के प्रति कोई सोच है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे साहित्यकारों से मुलाकात होती है या चर्चा होती है, वो लोग इतनी खूबसूरती से, इतने कम शब्दों के अंदर इतनी गहरी बात बोल जाते हैं और इतने इज़्ज़त से उस बात को पेश करते हैं, जो शायद आप किताबें की किताबें लिख दें, आप उस चीज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएँगे जो कई बार 2 वाक्य या 2 जुमले जो हैं वो कह जाते हैं। और ये चीज़ एक इंसान को प्रेरित भी करती है, एक हौसला भी देती है, बुलंद भी करती है, अपने इरादों के प्रति जो है वो मजबूत करती है, अपने पुरखों को दिए हुए वचनों के बारे में आपको पुनः जो है वो याद दिलाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए, ईश्वर की आराधना करना, माँ की लोरी सुनना और साहित्यकारों के बीच में बैठना, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब लोग जो हैं इसको किस दृष्टिकोण से देखना चाहें वो उन पर निर्भर करता है। मेवाड़ जिस दृष्टिकोण से देखता हुआ आया है और हमने हमारे बड़े बुज़ुर्गों को जिस दृष्टिकोण से इनको देखते हुए वो आए हैं, और हमने उन्हें इस भाव से उनको इस चीज़ को जो है वो सुनते हुए और कद्र करते हुए देखा है, तो हम लोगों का जो है इसके प्रति जो एक सोच है या एक भाव है, वो इसी प्रकार के हैं जो मैंने अभी आपको कहा। जी, सभी को इस नज़रिए पर गौर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। तो इस सफ़र में आपके सबसे पसंदीदा शायर कोई रहे जिनसे आप बहुत मुतासिर हुए, जिनकी कविता से या शायरी से आप बहुत मुतासिर हुए?
देखिए मैं मतलब सबसे पहली बात तो ये अगर हल्के एक और एक बिल्कुल ही एक दोस्ताना तरीके से अगर मैं इस बात को कहूँ कि अगर मैंने एक नाम लिया तो मेरे में बहुत दुश्मनी मेरी जो है वो होगी, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्होंने इतना अच्छा अच्छा आज की तारीख में इस 21वीं सदी के अंदर लिखा है। पहले आप जिनसे मुतासिर हुए? नहीं, मैं नाम बिल्कुल लूँगा, मैं उससे भागूंगा नहीं, पर मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं कि लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, और मैं शायद इस सवाल के लिए जो है वो मैं इतना इल्मी हूँ भी नहीं कि मैं इस सवाल का जवाब दे भी सकूँ कि मैं किसी का आकलन करूँ। मैं ना इतना बड़ा कभी था, ना आज हूँ, ना कल कभी होऊंगा। पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं, आपके मन में और आपके दिल दिमाग में, आपकी आत्मा में, आपके रूह में घर कर जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है, जैसे कि आपने कहा, मैं उसी से शुरुआत करता हूँ कि बचपन से अगर हम सुनते हुए आए हैं तो पंडित श्री नरेंद्र मिश्र को जो है हम सुनते हुए आए हैं, तो आज आज भी उनकी वाणी जो है वो हमारी आत्मा में, दिल दिमाग में जो है वो गूंजती है। और जहाँ कहीं जो है हम लोग कहीं लड़खड़ाते हैं कुछ हैं, तो उनकी कुछ चंद पंक्तियाँ जो हैं वो दिल दिमाग में आ जाती हैं, तो वो वापस आपको जो है वो ऊर्जा भरती हैं, आपको वापस जो है वो खड़ा करती हैं कुछ करने के लिए। और दूसरा जो जग जाहिर सी बात है, ये कहीं कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मेरे बड़े भाई जिनको मैं बड़े आदर से, मान से, सम्मान से जो है वो और उन्होंने भी उतना ही प्यार मुझे किया है, और वो श्री शैलेश लोढ़ा जी, उनको जो है वो मैं बहुत सुनना पसंद करता हूँ। और कविताओं के अलावा मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उनको एक इंसान के तौर पे मैं जान पाया, तो वो जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये दो लोग ज़रूर हैं जो मेरे दिल दिमाग में आते हैं। उनका नाम लिया तो मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि वो हर कलाकार के लिए कोशिश कर रहे नहीं, हैं। बट वो कलाकारों तक ही सीमित नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए ऊपर लागू हो जाती है। उन्होंने जो है कभी भी किसी के साथ में इस प्रकार से जो है वो भेदभाव, जिसकी जो वो जहाँ मदद कर सकते हैं उन्होंने वो तो देखिए आज की तारीख में ये खूबी जो है किसी एक साहित्यकार के अंदर ही हो सकती है, किसी एक कवि के अंदर ही हो सकती है। तो ये भी जो है एक सोचने वाली, समझने वाली बात है कि आज आप देखिए कि वो एक सरस्वती पुत्र जो है वो बिना किसी संकोच के जो है हर किसी के साथ में जो है वो, जहाँ कहीं अगर मेरे को भी कई बार कोई तकलीफ़ें आती हैं, मेरे को कोई जो है वो कोई मसला जो है कुछ पेचीदा होता है, तो मैं भी उन्हें सबसे पहले फ़ोन करके उनकी राय लेता हूँ और पूछता हूँ। तो आज हम खुश हैं इस बात से कि आज अगर हम हैं किन्हीं की आगोश में तो हम साहित्यकारों की गोद में हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा जो है वो इंसान को अंदर ही अंदरूनी तौर के ऊपर बहुत अच्छा महसूस कराता है। भगवान करे उनका साया हमारे सरों पर सलामत रहे और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हो, आपकी पसंदीदा किसी की भी, जो आप हमारे नहीं, दोनों की याद है। इसमें जो है वो मेरे को सबसे पसंदीदा जो मेरे को पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की अगर हम बात करें तो उनका जो ये दो वाक्य हैं जो उनकी कविता के, वो बहुत ही मेरे को खूबसूरत लगते हैं। और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि वो मेवाड़ के लिए प्रेरणा का भी काम करती हैं, और मेवाड़ की परंपरा को अच्छी तरह से दर्शाने का जो वो काम करती हैं। ये दो जुमले जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। और अगर अपन शैलेश जी की अगर हम बात करें, जो उनका जॉनर नहीं है पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत जो है वो दो पंक्तियाँ उन्होंने भी जो लिखी बहुत ही अच्छी लगी, जो मेरे दिल को काफ़ी छुई। देखिए उनकी माँ की अगर हम कविताएं सुनियों के ऊपर कविताएं सुने तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, मतलब। और वो ऐसी चीज़ है जो मैं उनको शब्द भी नहीं कहूँगा, वो सीधे सीधे तौर के ऊपर अगर अपन देखें उनको तो केवल और केवल भाव हैं। पर उसके अलावा उन्होंने कुछ हटके जो लिखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पंक्तियाँ जो हैं वो ये दो हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। तो ये जो है वो उन्होंने कुछ चीज़ जो है और हटके और अलग से जो कोई चीज़ लिखी जो, और देखिए मेवाड़ जो एक स्वाभिमान का एक प्रतीक है, तो हम लोगों को इन पंक्तियों से जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जुड़ाव जो है वो महसूस होता है। जी। उर्दू ज़बान ने आपको कैसे मुतासिर किया, कैसे प्रभावित किया? क्योंकि हम जानते हैं हमारी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू लफ्ज़ हमारे बोलचाल में है। तो आप पहले ये बताइए कि आपने ये क्यों कहा कि उर्दू जो है वो हमारी मादरी ज़बान नहीं है, ये क्यों कहा?
हिंदी को समझते हैं इसलिए। अब ये यही सबसे बड़ा एक मसला है। अगर अपने पास वक्त है तो अपन मतलब जो हाँ मैं यही मतलब ये जो है ये इतने समय से जो है ये चीज़ मेरे दिल दिमाग में है, और कहीं ना कहीं आपको भी इन चीज़ों को जो है वो लोगों के प्रति जो है वो इस कदर रखना पड़ेगा जिससे कि युवा आज की तारीख में शिक्षित हो सके, समझ सके। सबसे पहली बात तो अपन जो है वो एक समय के लिए भाषाओं को अलग रख देते हैं। सबसे पहली बात हमारे को ये समझने की बात यह है, किसी भी भाषा के बारे में अपन बात करें, भाषाएं जो हैं वो झगड़ा कराने का काम करती हैं कि जोड़ने का काम करती हैं, पहले इस बात को हम समझें। बिल्कुल जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहली बात हम बुनियादी तौर के ऊपर इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि भाषाएं ऐसी चीज़ें जो लोगों को करीब लाने का काम करती हैं, कहीं की भी भाषा हो जी और किसी की भी माँ हो। जी हमारी संस्कृति ने हमारे को ये सिखाया है कि हमारे को जो है वो हर व्यक्ति की, और ख़ास तौर पे अगर वो किसी के माँ के दर्जे में हो तो उसे हमको करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। अब चाहे वो भाषा हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो जिसको वो दर्जा हासिल हो, ये हमारी मिट्टी ने हमको सिखाया है, ये हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि उस चीज़ के ऊपर हमको अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात के ऊपर पहले मैं कहता हूँ, सीधे सीधे जवाब पे आने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को मन में, दिल दिमाग में, हमारी आत्मा में साफ़ करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अब दूसरी बात तो ये कि हमको ये है कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान है, वो एक भारतीय ज़बान है, बिल्कुल। वो कहीं कोई बाहर से आई हुई ज़बान बाहर से नहीं। नहीं आई तो है। सबसे पहली बात तो ये कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कहाँ की ज़बान है ये ज़बान हमारे यहाँ की है। जी तो और अक्सर इतने युवा हैं जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं, पता नहीं। और वो ज़बरदस्ती जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है आक्रोश करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं, अब शब्द इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खून को जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इतने भावुक हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों से इस चीज़ के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि अपन इस सोच को लेकर जो है कहाँ पहुँच रहे हैं और इससे हासिल क्या हो रहा है। जी आप इस चीज़ के ऊपर झगड़ा कर लीजिए, आपको जो अपशब्द कहने हैं आप कह लीजिए, पर इससे हम किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, हम किस लक्ष्य पे पहुंचे, और ये झगड़ा करने से जो असली मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमको विचार करना चाहिए, जिसके प्रति हमारे को समर्पित होना चाहिए, क्या उन चीज़ों को इन चीज़ों को करने से क्या हम हमारे लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये हमारे को बाधक बन रहे हैं हमारे असली जीवन को जो है पूरी तरीके से जीने के लिए। और अभी देखिए अपन ने जितने चीज़ों के बारे में जो है वो चर्चाएं करी, इतनी चीज़ों के बारे में अपन ने बातचीत करी, उसमें कोई हमारे को ये बता दे कुछ चुनिंदा शब्दों, कुछ अपशब्द जो है जी जी आप अलग नहीं कर सकते कि आप हिंदी के शब्द अलग कर लें और उर्दू के अलग कर लें। कर लीजिए, तो वो वही वाली मिली जुली जबान ही हिंदुस्तान की जबान है, जैसे हिंदवी कहते हैं या जो हमारी गंगा जमनी जी तहजीब है। कहते हैं वो, अब वो सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे को ऐसी किसी चीज़ के प्रति आक्रोश करने की आवश्यकता नहीं है ज़बरदस्ती, जिसके पीछे कोई ज़रूरत नहीं हो। हम किस चीज़ की वजह से जो है इस चीज़ के पीछे एक तो भाषा हमारी हिंदुस्तान की, हमारे भारत की भाषा है, और दूसरा ये कि भाषाओं के ऊपर झगड़ा करने से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम हमारे दिल दिमाग में कितने हल्केपन से जो है हम सोचते हैं। हमारे पास में इससे बेहतर, इससे अच्छे, इससे गंभीर मुद्दे हैं, चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारे को हमारा दिल दिमाग जो है वो लगाना चाहिए। भाषाओं के ऊपर झगड़ा करना जो है वो केवल हमारे स्तर को जो है वो दर्शाता है कि हम हमारे दिल दिमाग से, मन से जो है वो कितने गरीब हैं। जी जी हम हमारे अपने आप को जो है इसके ऊपर जो है हम उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले युवाओं को जो है वो एक समझने की जो है वो ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि वो ये समझें कि ये कोई बाहरी मुल्क से आई हुई भाषा नहीं है, ये हमारी भाषा। लोगों के अंदर जानकारी की कमी है, शिक्षा की कमी है, इल्म की कमी है, बिल्कुल सही बात है। आज की तारीख में इतने सारे शब्द दिल दिमाग में आते हैं जो हम कह सकते हैं, जो लोग सोचते होंगे कि ये किस भाषा का शब्द है, और उसमें इतने सारे शब्द हमारे हैं जो हमारी संस्कृति के अंदर है, जो अन्य दूसरी और भाषाओं के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ये तो एक खुशी की बात है, ये तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी और अब ले दे के हमारे पास में मुद्दा यही बचा कि हम भाषाओं के ऊपर झगड़ा करें कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल करा और आपने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ये ही अफसोस की बात है कि भाषा को मजहब के साथ या किसी स्थान के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आज जो है ये हमारे को तो जो है वो कर्म करने की हम लोगों को आवश्यकता है, हम लोगों को जीने की आवश्यकता है, और हमारे को कार्य करने की आवश्यकता है इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है और वो भाषा भी किसी की माँ है।
चीज़ को नहीं इस्तेमाल करना या किसी को उस चीज़ का उपयोग नहीं करना और कोई उस चीज़ के बारे में नहीं बात करना चाहता, वो उनकी सोच है, वो बिल्कुल करें, उसमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं। पर उस चीज़ को लेकर एक सियासी जो है वो मुद्दा बना लेना, उसके ऊपर झगड़ा कर लेना और हमारी इतनी और दूसरी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम हमारी जो ताकत है जिसको हम खर्च कर सकते हैं और उसको हम उसके ऊपर ना खर्च करते हुए हम ऐसी फिजूल की चीज़ों के ऊपर उन चीज़ों को खर्च करना चाहते हैं। जी। ये जो है एक हम मेरे को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण विषय और एक सोच लगती है और लोगों को बल्कि खुश होना चाहिए, किसी से कुछ चीज़ सीखने को मिली, समझने को मिली, उपयोग करें ना करें, ये आपकी आत्मा आपको गवाही देगी, आपको इजाज़त देगी तो आप उस चीज़ के ऊपर करें। पर ये नहीं है कि हम किसी की माँ का जाके जो है वो अपमान करें, किसी के जाके हम जो है इन चीज़ों के ऊपर हम झगड़ा करें। हमारे पास में इसका मतलब ये है कि असली मुद्दों की हमारे पास में कमी है और ये चीज़ ये दिखाती है कि आज की तारीख में हमारे समाज के अंदर संस्कारों की जो है उस चीज़ के अंदर लेकर कहीं न कहीं कमी आ रही है। हम जो है वो हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति हमारे को दुश्मनों का भी सम्मान करना सिखाती है और ये तो भाषा है और वो भी हमारी है और उसको भी हम पराया करना चाहते हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं लोगों को जो है सीखना, सोचना और समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके माध्यम से जो है मैं वो लोगों से कहना चाहूँगा कि इससे बेहतर मुद्दे हैं, इससे अच्छी चीज़ें हैं, जिसके बारे में जो है वो चर्चाएँ हम लोगों को करनी चाहिए और ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सीखना चाहिए। और आज की तारीख में अगर इन चीज़ों के बारे में बात करें तो ये तो इतने लंबे अरसे से हमारे बोलचाल में है। आप मेवाड़ी भाषा की बात करिए, तो मेवाड़ी भाषा के अंदर इतने सारे शब्द हैं जो आज की तारीख में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज हिंदी के अंदर इतने सारे शब्द हैं जिसके बारे में हम इस्तेमाल करते हैं। मेवाड़ी मेवाड़ी नहीं रहेगी, हिंदी हिंदी नहीं रहेगी, अगर ये चीज़ें उसके अंदर नहीं इस बात का भी शायद लोगों को इल्म नहीं है कि मेवाड़ी में भी उर्दू या फारसी लफ्ज है। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। अब ये जो है एक इतना खूबसूरत चिंतन का जो है, ये चिंता का नहीं चिंतन का विषय है कि आज हम ये देखें कि इतिहास के अंदर जाके कि कौन सी भाषा पुरानी है, कौन से शब्द जो थे वो पहले जिनका जन्म पहले हुआ और उनमें से कितनी सारी चीज़ों ने जो है उसके बाद अन्य अन्य भाषाएं और बनती गई। ये इतना खूबसूरत सफ़र है जिसके अंदर हमको सीखना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी नहीं होती जब तक ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल या शरीक नहीं हो जाती। तो आज की तारीख में इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को जो है वो देखना, सोचना, समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई हमारी संस्कृति को त्याग दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई हमारे स्वाभिमान को किसी खूंटे के ऊपर जो है वो टांग दिया। मुझे कैफी आजमी साहब का एक शेर यहाँ याद आता है कि जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, यहाँ तो कोई मेरा हम जबान नहीं मिलता। तो लोग चाहते हैं कि उनके हम जबान लोग हों उनकी धरती पर, इसलिए ये लैंग्वेज एक्सचेंज पहले के वक्त में हुआ। और बाकी जानकारी आप शायद दर्शकों को दे पाएंगे कि किस तरह से फॉरेन इन्वेडर्स के आने से ज़बान में तब्दीलियाँ आई या वो उन बदलाव को एक्सेप्ट किया गया। जी, देखिए ये एक अब हम देखें अगर इस चीज़ को तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है। देखिए जब जैसी-जैसी चीज़ें दौर के अंदर जो चीज़ बदलती गई, जो अच्छी चीज़ें थी वो कोशिश ये रहती थी कि इंसानों के द्वारा कि उसको तो रख लिया जाए और जो नहीं अच्छी चीज़ें होती थी उनको जो है वो छोड़ दिया जाए। कई बार बहुत सारे लोग बहुत कुछ लेकर अपने साथ में आते थे जो जिसके बारे में हम लोगों को जो है वो पहले उसके बारे में जानकारी नहीं थी और उनके आने के बाद में हम लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता पड़ा, तो उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज़ भी होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी चीज़ों के अंदर जो है वो नकारात्मक सोच ही हो या नकारात्मक चीज़ें ही हों। कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिससे कि हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, कुछ नया मिला होगा जो हमको पसंद हो। एक अच्छा फ़र्क मैं जो देखती हूँ कि पहले के लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने वो बदलाव एक्सेप्ट किए दूसरी संस्कृतियों से जो हमारे हित में थे। बिल्कुल। और आज हम वो बदलाव ला रहे हैं जो हमारे अहित है, अहित में है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन की आड़ में। तो वो चीज हम लोगों को समझने की एक आवश्यकता है कि और हम लोग पहले कोशिश यही करें कि हम हमारी संस्कृति को जो है वो पहला जो कोशिश ये रहे कि हम जो जानते हैं, जिस मिट्टी से हम आते हैं, जिस जगह से हम लोग आते हैं, पहली बारी जो है वो इन सारी चीज़ों को अपने घर को जो है वो देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी चीज़ों को नहीं देखें, नहीं जानें, नहीं समझें, नहीं सीखें, नहीं उनके बारे में जो है वो और गहराई से चर्चा करने की कोशिश करें। उसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल। तो उर्दू ज़बान की यहाँ बात हुई, हम सभी जानते हैं कि ये ज़बान
हमारी धरती से इस ज़बान ने जन्म लिया है और बिल्कुल इस ज़बान से हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी बाकी की बिल्कुल ज़बान से हम करते हैं। बिल्कुल। एक शेर और मुझे याद आता है कि सलीके से हवाओं में खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो आप अगर कोई उदाहरण देना चाहें कि किस तरह पुराने दौर में जो मेवाड़ की धरती पर राजा हुए उनके दरबार में कुछ ऐसे शायर हुए, किस तरह से ये उर्दू आर्ट फॉर्म आया, शायरी आई, ये ज़बान आई? देखिए बड़ी खूबसूरत बात है। इंसान जो है हमेशा से एक मुसाफिर रहा है। उसको घूमने का, अन्य जगहों के ऊपर जाने का, अन्य स्थानों पर जाने का जो है वो बहुत शौक़ रहा है, हम लोग सब जानते हैं। और देखिए कला का कोई अगर प्रेमी होता है तो उस कलाकार को, उस फ़नकार को जो है वो, या उस साहित्यकार को कहीं न कहीं इंसान ढूँढ ही लेता है। तो ये एक खूबसूरतियाँ जो है अन्य रियासतों के बीच में उस ज़माने के अंदर हमेशा से ही रही थी। तो 2 बातें हैं जो हमारे को इस चीज़ के अंदर समझने की आवश्यकता है। एक ये कि कला के प्रति प्रेम, और जब कोई ऐसी चीज़ होती है उसको खुशबू की तरह कैद करके रखा नहीं जा सकता। बिल्कुल। उसकी चाहे उस ज़माने में व्हाट्सएप रहा हो, ना रहा हो, जी। फ़ेसबुक हो, ना हो, या अन्य चीज़ें इंटरनेट हो, ना हो, पर ऐसी अच्छी चीज़ों के बारे में, साहित्य की चीज़ों के बारे में जो है, चाहे वो संगीतकार हो, एक कविता जो है करने वाले जो साहित्यकार हों, ये लोग हों, इनको कभी भी पहले जो है वो कैद नहीं करके रखा गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक सोच की आदान-प्रदान के बारे में जो है, या संस्कृतियों के आदान-प्रदान के बारे में भी जो है, इन चीज़ों के ऊपर कार्य हुआ करते थे कि जब अगर किसी एक रियासत के अंदर या किसी एक स्थान के अंदर या जगह के अंदर या शहर के अंदर कोई एक अच्छा कलाकार होता था, तो वो हमेशा कोशिश ये करता था कि मैं अपनी संस्कृति को एक दूसरे शहर में ले जाकर भी उनको भी इस चीज़ के बारे में अवगत कराऊँ, उनको भी इस चीज़ के बारे में बताऊँ। तो संगीत और साहित्य को इस तरीके से अलग-अलग अन्य-अन्य जगहों तक भी पहुँचाया गया। और दूसरी बात अगर हम लोग ये करें कि जो लोग कोई अगर जितना लड़ाई झगड़े के अंदर जो है वो चीज़ों को नहीं समझा या सीखा गया, क्योंकि उस समय पे अपनी स्वाभिमान को और अपनी संस्कृति को बचाने का ज़्यादा कार्य किया जा रहा था। दूसरी बात हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, एक बात ये होगी, दूसरी बात जो वो ये है कि उस ज़माने में भी बाज़ार जो था वो अपने ज़रूरतों के हिसाब से जो है चीज़ें चलती थी। तो जब बाज़ार के अंदर हम लोग होते हैं तो लोग ज़रूरी नहीं हो कि केवल वो अपने ही स्थान से हों। लोग दूर-दराज़ जगहों से भी अपनी चीज़ों को यहाँ पर लेकर आया करते थे। तो जब वो अपनी चीज़ों को लेकर आते थे तो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा ज़बान को भी साथ में लेकर आते थे। तो हम लोगों को इस चीज़ को जो है वो कहीं न कहीं, और आज अगर युवा जो है वो 21वीं सदी का इस सोच से ज़्यादा जो है वो, और ख़ास तौर पे जैसे हम अगर उदयपुर में बैठे हैं, और उदयपुर की 21वीं सदी की अगर हम लोग बात करें, और बड़ी खूबसूरत बात है। आज हम लोग अपने आप को एक शिक्षा के केंद्र के तौर के ऊपर भी उदयपुर को देखते हैं, एक पर्यटन के तौर के ऊपर भी हम लोग उदयपुर को देखते हैं। तो आज आप ये देखिए कि जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, वो सारे लोग जो हैं वो अन्य-अन्य देशों से आते हैं। तो आज यहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 साल के जो बच्चे हैं, वो एक-एक जुमला फ्रेंच का, स्पेनिश का, जर्मन का, इनका भी बोलने लग गए। कैसे बोलने लग गए? क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई यहाँ आया, उनसे कहीं न कहीं जो है वो टकराव हुआ, मुलाकात हुई, तो वो 2-4 जुमले उन लोगों ने भी सीख लिए। अपने भी 2-4 जुमले, चाहे अच्छे या बुरे, उन लोगों को भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनको भी जो है वो सिखा दिए। तो ये कहीं न कहीं हमको समझना पड़ेगा कि जब हम लोग एक दुनिया के अंदर रहते हैं, ज़रूरतें सबकी होती हैं, और वो ज़रूरतें सारी एक स्थान पूरी कर सके, ऐसा कहीं जो है वो मुमकिन नहीं है। तो वो लोग जो हैं वो अन्य जगहों से जब आते हैं तो अपनी संस्कृति को, अपने पहनावे को, अपनी भाषा को वो अपने साथ जो है वो, और अपने संस्कारों को साथ में लेकर चलते हैं। तो उस समय से जो है ये इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। लोग उस हिसाब से सीखते हैं, करते हैं और समझते हैं। तो और एक बात अगर हम लोग और देखें, इससे मेरे को एक दिल दिमाग में एक बात और आती है। मेवाड़ जो है वो संगीत के प्रति, कला के प्रति हमेशा से ही जो है, जब से मुझे याद आता है या जो हमने घर पे भी सुना, हज़ारों सालों से जो है वो समर्पित रहा है। पर अगर एक व्यक्ति विशेष के बारे में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी पड़े, तो हम लोग जो है वो महाराणा कुंभा की जो है वो चर्चा करेंगे, जिनके दौर के अंदर संगीत को बहुत ज़्यादा बल मिला, बहुत ज़्यादा ताकत मिली। और आज अगर हम लोग देखें तो महाराणा कुंभा के ऊपर जो है राग भी जो है वो उन्होंने स्वयं ने जो है वो बनाई थी जी। तो उस ज़माने के अंदर जो है वो खूब सारे कलाकारों को जो है वो मौके मिले, और अन्य कलाकार आए भी, और अन्य कलाकार जो है अन्य जगहों के ऊपर जाकर भी मेवाड़ की संस्कृति को जो है वो बिखेर कर आए। तो ये एक दोस्ती के
तौर के ऊपर जो है, एक अपनेपन के तौर के ऊपर भी जो है इन चीज़ों को जो है वो किया गया था। और सबसे अच्छी बात और समझने वाली बात यह है कि चाहे उस समय पे अपने आप को बचाने के लिए और चीज़ों को सही रखने के लिए मेवाड़ ने जितने अपने खून को बहा, उसी समय पे ये चीज़ें भी साथ-साथ चलती रहीं। जी, ऐसा नहीं रहा कि इन चीज़ों के लिए कभी कोई अलग समय निकाला गया हो। बिल्कुल। बस चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी गर्दिश हो उस समय पे, पर कलाकारों को और साहित्यकारों को हमेशा उन चीज़ों के बीच में देखा गया और एक प्रेरणा के तौर के ऊपर देखा गया। तो उसके बाद में जो है वो अन्य कलाकारों को, संगीत को जो है वो और ज़्यादा जो है वो बल मिला। जी, बिल्कुल कहा जाता है साहित्य वो है जो सबके हित में हो। जी, कई बड़े-बड़े मसले साहित्य से हल हुए। बिल्कुल, जहाँ एक बिल्कुल, नफ़रत की लहर दौड़ रही थी, वहाँ मोहब्बत फैलाने का काम बिल्कुल, साहित्य ने किया है और बिल्कुल, करता आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम ये जो चर्चा कर रहे हैं साहित्य पर, आध्यात्म पर और इतिहास पर, तो इन तीनों मौजू में एक नाम हमें बहुत ही शिद्दत से याद आता है, मीराबाई का। जी, और खुशकिस्मती है कि वो भी इसी धरती से मेवाड़ के राजघराने का हिस्सा थी। उस वक्त उन्होंने एक कदम उठाया जहां उन्होंने राजमहल छोड़कर एक जोगन का जीवन बिताया और भक्ति में अपने आप को लीन किया। जी, उस वक्त लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और शायद अफसोस भी, लेकिन उनके बाद की पीढ़ियां जो आई राज परिवार में, जी। उन्होंने मीराबाई को कैसे याद किया और उन्हें कैसे याद रखा जाता है, उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ। ये मैं एक ही शब्द में आपको इस चीज़ का जो है वो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि देखिए जो है इसको पूरे प्रकरण को अगर हम समझने का प्रयास करें या देखने का हम लोग प्रयास करें, तो उसको शब्दों में पिरोना जो है वो एक नामुमकिन सी जी, बात है। और कहीं ना कहीं आप भी सहमत होंगे इस जी, बात से। तो मैं एक ही शब्द में कहूँगा कि जो आज भी हम लोग मानते हैं या हमारे दिल में जो चीज़ें हैं और जिस तरीके से हम याद करते हैं प्रतिदिन, वो केवल और केवल भाव है। भाव है। उसके अलावा जो है वो और मैं कुछ कहूँगा तो मैं इस सोच के साथ में जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। एक ऐसी सोच है जिसको शब्दों में कहना, बताना, साबित करना, महसूस कराना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। या तो ये व्यक्ति विशेष खुद स्वयं अपनी आत्मा में महसूस करेंगे जी, और वो भाव को कैसे देखते हैं वो उस व्यक्ति के ऊपर ही जो है। तो ये हम बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। ये बात मैंने अपने गुरु से भी सुनी है कि सब कुछ भाव ही होता है। जी, लफ्ज़ों में हम कुछ भी कह लें या हम कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, जी, लेकिन अल्टीमेटली जो भी है वो भाव है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सवाल का आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। अगला सवाल ये है कि मेवाड़ की धरती से कई प्रेरणादायी कहानियाँ जुड़ी हैं जिन्होंने हर पीढ़ी को प्रेरणा दी है, जैसे कि पन्नादाई की कहानी, रानी कर्णावती और हुमायूं की राखी की कहानी। भारतीय संस्कृति को भी विकसित किया है इन जी, कहानियों ने। जी। महाराणा प्रताप की अनेकानेक कहानियाँ हमने सुनी हैं, पद्मावती की कहानी। तो आपके लिए ऐसी कौन सी कहानी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया या आपके दिल के सबसे करीब है? मैं और अब सॉरी, जी, ऐसी जी। कोई कहानी है, कोई अनटोल्ड स्टोरी आपके पास है जो दर्शकों तक नहीं पहुंची है, किताबों में मौजूद नहीं है, आप अगर शेयर करना चाहें? देखिए, मैं कहानी वाला व्यक्ति मैं थोड़ा-सा कम ही हूँ, पर मैं जो बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मेरी निजी सोच जो है, वो मैं आपके जी, साथ जो है, शायद अन्य किस्से जो है, वो लोगों ने ज़रूर सुने होंगे, पर जो मेरे खुद के मन के जो भाव हैं या मेरी खुद की जो एक सोच है, वो मैं ज़रूर साझा करना चाहूँगा। और ये बात आपने बहुत ही खूबसूरत कही। मेवाड़ जो है, वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्तंभ है जी, और हम लोग खुद जो है, वो इन चीज़ों से जो है, वो प्रेरणा लेते हैं। सबसे पहली बात जो लोगों को समझने की आवश्यकता है, और ये आज की तारीख में थोड़ा-सा लोग इसको एक अन्य तरीके से भी ले जाते हैं, समझते हैं, और उस चीज़ के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। और वो ये है कि मेवाड़ कभी भी किसी भी मज़हब के खिलाफ नहीं लड़ा। बिल्कुल भी मेवाड़ कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं रहा। नहीं लड़ा। ना था, ना आज है, ना कल होगा। जी, पर अगर मेवाड़ किसी चीज़ के खिलाफ रहा, तो वो ये चीज़ थी कि जो एक नकारात्मक सोच थी, जो हमारे स्वाभिमान के कहीं बीच में आती थी, जी, तो उस चीज़ को नष्ट करने का काम मेवाड़ ने तब भी किया, आज भी करता है और कल भी करेगा। जी, पर ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये बहुत अलग हैं। जैसे कि अपन ने भाषा की बात की, हुँ, भाषाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। लोग करें ना करें, वो उनकी सोच है। हुँ, जी, लोग दूसरे जो हैं, वो धर्म को कैसे देखते हैं, वो उनके संस्कारों के ऊपर
चयनित होगा। आज आप वो जो लोग हैं जो अन्य धर्मों को कैसे देखते हैं, वो उनको किस तरीके से सिखाया गया है, उनकी निजी सोच कैसी है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। पर मेवाड़ जो है वो हर मज़हब की जो है, ये कोई मैं आज नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये आपको इतिहास में भी मिलेगा। हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं, तब के उदाहरणों के अंदर आपको उनके साथ और सहयोगियों के रूप में आपको इस चीज़ को जो है साक्षात उस चीज़ के दर्शन करने को आपको मिलेगा। पर मेवाड़ हमेशा से उस चीज़ के खिलाफ रहा है जो मेवाड़ के हित में ना हो, और हमारे गुरुओं को दिए हुए वचन के बीच में कहीं पर कोई चीज़ आती हो तो उसको नष्ट करने में भी मेवाड़ जो है वो पीछे नहीं रहता। तो अगर आज हम लोग अगर किसी चीज़ के खिलाफ हैं तो एक सोच के खिलाफ हैं, और अगर किसी के साथ हैं तो एक सोच के साथ में है। अब ये निर्भर करता है कि वो सोच मेवाड़ के हित की है कि वो सोच मेवाड़ के खिलाफ की है। और वो व्यक्ति विशेष जो एकलिंग दीवान के रूप में जो गद्दी के ऊपर विराजमान होते हैं, उनसे इस चीज़ का जो है वो आशीर्वाद लेते हुए पिछले 1500 साल से इस चीज़ के ऊपर कार्य जो है वो करते हुए आए हैं, और आगे भी जो गुरुओं को वचन दिया गया है उसके ऊपर करते रहेंगे। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल जो है वो मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूँ कि हर कौम की, हर मज़हब की जो है इज़्ज़त करना मेवाड़ का कर्तव्य रहा है, और आज भी हम उस चीज़ को करते हैं, चाहे इसमें मेवाड़ को अकेला ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। पर हम ना किसी धर्म के खिलाफ जाएंगे, हम हर धर्म को जो है वो इज़्ज़त से जो है वो हाथ जोड़ते हैं। अब ये बात अलग हो जाती है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी भी धर्म के व्यक्ति ने अगर कोई सोच ऐसी नकारात्मक रख रखी है तो उसको जो है वो नष्ट करने में जो है वो पीछे नहीं रहेंगे। तो ये दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं जो लोगों को जो है वो समझने की एक आवश्यकता है। और हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो हल्दी घाटी की लड़ाई के पीछे एक असली सोच क्या थी, उसके लिए हम लोगों को जो है इतिहास को टटोलना पड़ेगा, हमको पन्नों को पढ़ना पड़ेगा, हमारे को भूमि को बचाने की सोच थी। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को समझने की ज़रूरत है जी। कि वो जो लड़ाई थी वो किसी मज़हब के खिलाफ, अगर मज़हब के खिलाफ होती तो उस लड़ाई से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो क्यों हुई उसके बारे में भी हमारे को समझने को मिलता है। तो आज की तारीख में जो आपने बात कही, तो उस समय पे स्वतंत्रता शब्द का जो है वो जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि मेवाड़ स्वतंत्र रहना चाहता था। मेवाड़ की सोच क्या थी कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र रहेंगे। तो आज की तारीख में ये कहना कि सबसे पहला स्वतंत्रता का शब्द का जन्म अगर किसी ने दिया तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने दिया। तो मेवाड़ की सोच क्या रही? स्वतंत्र रहने की और अगले को भी स्वतंत्र रहने देने की। पर जब ये चीज़ कहीं ना कहीं एक अलग साया अगर किसी और के ऊपर डालती है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। इसमें मज़हब कहीं बीच में नहीं आता, इसमें सोच बीच में आती है। तो लड़ाई अगर हमेशा से मेवाड़ की पिछले 1500 साल से अगर किसी भी प्रति कहीं रही होगी तो वो सोच की रही होगी। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा, लोग अक्सर कई बार युवा जो है ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तो अब मेरे को भी बड़े खूबसूरत शब्दों में जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है और मेरे को बड़ा उनके ऊपर दया आता है लोगों को। युवा पीढ़ी की जो आपने बात की, तो युवा पीढ़ी मैंने देखा है कि मेवाड़ की जो युवा पीढ़ी है आपसे मोहब्बत भी बहुत करती है, आपके लिए दिल में सम्मान भी बहुत रखती है। एक वाकया मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि पिछली मर्तबा जब मैं उदयपुर आई और अपनी दोस्त के साथ यहाँ सिटी पैलेस के म्यूज़ियम में हम थे, तो वहाँ आपकी एक तस्वीर लगी थी और कई युवा उस तस्वीर के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे जी। तो ये जो मोहब्बत हमने देखी, और सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं या कई युवा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि आपको पूछते हैं लोग जी। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो सम्मान है, ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता कि किसी ने राजा के परिवार में जन्म लिया है जी। आपने युवाओं का दिल जिस तरह से जीता है। देखिए, इसमें मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, आपको टोक रहा हूँ, दो बातें हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे खुशी नहीं होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और अगर आप मेरे से हकीकत के अंदर पूछें तो मेरी जमा पूंजी अगर कुछ है तो ये मोहब्बत है। जो लोग आज की तारीख में स्थानों के लिए झगड़ते हैं, मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूँ और आपके माध्यम से भी मैं कहता हूँ इस बात को कि आज जो स्थान मिला है लोगों के दिल के अंदर, इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे अच्छा स्थान हो नहीं सकता। कि आज जो एक परंपरा से जो आते हैं, जो एक विरासत से जो आते हैं, लोग उस चीज़ को भी पूछते हैं, उसी को ही पूछते हैं, और मैं उसका एक बहुत ही छोटा सा अंश हूँ।
तो कहीं ना कहीं उन परंपराओं को आज भी इस 21वीं सदी के अंदर ज़िंदा रखना मेरा दायित्व और मेरा धर्म बनता है। और यहाँ से उस जिम्मेदारी का सिलसिला और दौर जो है वो शुरू होता है। और ये जितनी जो पूंजी लोगों ने मुझे दी है, प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त की, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुझे रोज़ प्रेरित करती है। जब कभी भी मैं बैठता हूँ, लोग जो लिखते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रात के समय सोने से पहले 15-20 मिनट, आधे घंटे ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर बैठता हूँ, कुछ करने के लिए नहीं, सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ने के लिए कि किसने क्या कहा। और कई बार इतनी अच्छी और मैंने खूबसूरत देखा है आप जवाब भी देते हैं उन्हें पूरे कोशिश सम्मान के साथ, उसी मोहब्बत के साथ। कोशिश यही रहती है। हर व्यक्ति को देना मुमकिन नहीं है, पर जिन लोगों को दे सकते हैं उनको देते हैं। और वो प्यार जो मिलता है वही हमारे लिए जो है आज की तारीख में एक प्रेरणा का काम करता है। वही है जो आगे बढ़ने के लिए काम करता है कि नहीं, मेरा एक डिजिटल परिवार भी है जो कहीं न कहीं है, जो मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे लिए जो है वो ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और एक बेहतर कल उनके लिए और मेरे लिए जो है वो कामना कर रहा है। तो वो कहीं न कहीं जो है इंसान को एक मजबूती देती है, आगे आने के लिए जो है वो देती है। और एक बात ये ज़रूर है कि एक जुमला मुझे भी याद आ रहा है और वो इस मौके के ऊपर जो है वो दुरुस्त बैठता है कि वो हर बात सुनी जाती है अगर सलीके से कही जाती है। तो जी, तो वो, और कई बार लोग इतने खूबसूरती से अपने मन की बात को इतने अच्छे तरीके से, इतने सलीके से, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, इतने इज़्ज़त से उस बात को कहते हैं कि करने के अलावा उस चीज़ को आपके पास में और कोई दूसरा चारा नहीं होता। तो बस यही मोहब्बत है जो बहुत अच्छी लगती है। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि वो ये प्यार जो है ईश्वर की, एकलिंगनाथ जी की अनुकंपा से जो है वो बना रहे और हम लोग हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और उनके आशीर्वाद से उसके ऊपर राज भी करें। जी जी जी, और आप कर भी रहे हैं। जी। हर भारतीय गर्व महसूस करता है कि मेवाड़ ने कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। जी। चाहे भारत में कोई भी इन्वेडर्स आए, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं होने दिया मेवाड़ ने। जी। और मेवाड़ को आदर्श की धरती कहा जाता है और ये देखकर बहुत खुशी होती है कि वही आदर्श आज भी उसी तरह से कायम है। जी। एक बात जो उस वक्त कही जाती थी, जैसे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उस तरह के आदर्श आज भी उसी तरह से कायम हैं, जहां भारत के दूसरे हिस्सों में शायद वो फेड होते जा रहे हैं। जी। लेकिन मेवाड़ ने उसी तरह से रखा है, तो बहुत खुशी होती है ये जानकर। जी जी जी। इस संगीन गुफ्तगू के बीच एक सवाल मेरे जहन में आता है और मैं बहुत ही माजरत के साथ आपसे वो सवाल करना चाहूँगी कि राजाओं की ज़बान हमेशा से एक अलग किस्म की ज़बान रही है। जो जुमले राजाओं ने इस्तेमाल किए या शासकों ने इस्तेमाल किए, वो कोई आम इंसान नहीं इस्तेमाल कर सकता या ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं खुद भी जो है वो इच्छुक हूँ समझने सुनने के लिए कि ऐसे कौन से जुमले हैं। क्या आप भी ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं कि मैं एकांत चाहता हूँ, दासियों से कहूँ मेरा भोजन मेरे कक्ष में रखवा दे, इसे मेरी नजरों में ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। ये जो है आज हमारी जो 21वीं सदी की जो एक काल्पनिक दुनिया के अंदर जिसको फिल्मों ने जो है वो इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि आज की तारीख में सारे युवा और सारे लोग इन चीज़ों को हकीकत जो है वो मानने लग गए। और यहाँ मैं कहता हूँ कि लोगों को जो है वो एक सूझबूझ की जो है वो सख्त ज़रूरत है और उस इल्म और उस शिक्षा की जो है वो सख्त ज़रूरत है। तो इन दौरों के अंदर, इन सोच के अंदर, इन जगहों के अंदर जो है वो ज़रूरत है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया गया और समय से जो है वो इसको चलाते गए और लोग लेते हैं, तो इस वजह से वो चीज़ बिकती है। अब उस हकीकत से उसका लेना देना हो ना हो, जब तक जिस व्यक्ति ने बनाई है उसकी कमाई हो रही है तब तक वो खुश है, चाहे संस्कृति का सर्वनाश क्यों ना हो रहा हो। तो देखिए, और उस समय की भाषा कैसी थी, ये भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं अन्य साहित्यकारों से जो है वो मैं चर्चा करता रहता हूँ। आपसे भी जो है वो चंद महीनों पहले इस सोच के बारे में भी चर्चा हुई थी कि भाषाओं के बारे में कैसे क्या चीज़ और कैसे तब्दीलियाँ आई, कैसे जो है वो और ज़्यादा सरल होती चली गई, कैसे उनको जो है वो बदला गया। तो ये एक मेरे लिए एक सीखने का विषय है, एक शिक्षा का विषय है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और अब जो है वो कोई चीज़ 100 साल पहले जिस अंदाज से की जाती थी और आज अगर आप उस चीज़ को कर लो तो बड़ा लोगों को अटपटा लगता है, पर उस दौर में नहीं थी। और आज जो चीज़ सामान्य है, आने वाले 100 साल के बाद में वो अटपटी हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। आपकी बातों से ही महसूस हुआ मुझे कि टीवी में जो दिखाया जाता है या फिल्मों में जो दर्शाया जाता है वो ये दर्शाता है कि जनता के दिल में या जो लोग होते थे राज परिवार में, उनके दिल में डर होता था राजा से, जिस तरह से उन जुमलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सम्मान था। बिल्कुल। और देखिए, डरना तो चाहिए जब कोई चीज़ गलत हो,
जी तो वो तो तब भी थी और आज भी है और कल भी होनी चाहिए। जी तो और सम्मान सम्मान की जगह के ऊपर है, डर डर की जगह के ऊपर है। दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, जी पर हम लोगों को किसी न किसी बहाने से उस चीज़ को एक करके दर्शाने का जो है, क्योंकि हम हमारी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, हम हमारी कमज़ोरियों को किसी और के सर के ऊपर डालना चाहते हैं। हम नहीं सुधरना चाहते, पर हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो सुधर जाए। जी। तो फिल्मों की बात हमने की तो हमने देखा कि बॉलीवुड में महाराणा प्रताप पर कोई बड़ी फिल्म अभी तक नहीं आई है, जबकि दूसरे कई शासक हैं जिन पर फिल्में बनती आई हैं, बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनी हैं। जी, और जबकि देखिए हमारे वो पास ऐसे सारे तथ्य मौजूद हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत और हूबहू वैसी फिल्म बना सकें जो वाकई उस दौर में हुआ था। देखिए ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप या मेवाड़ एक सोच है। जी पहली बात हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये एक सोच है, और किसी न किसी साहित्यकार को इस सोच को एक प्रेरणा के रूप में पिरोने की एक प्रयास करना चाहिए, ना कि एक मनोरंजन के रूप के अंदर। ये एक मनोरंजन का विषय नहीं है, ये एक प्रेरणा का तो विषय ऐसा है। हुआ कि आपसे इजाजत ली गई फिल्म के लिए नहीं, या... मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अगर इस चीज़ को ये जितनी संस्कृति हमारी है उतनी इस देश और इस दुनिया की है। बिल्कुल कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम लोग किसी कफस के अंदर मुकफ़ल करके रख सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको किसी पिंजरे में डालकर उसको बंद कर दें और इसको रख लें, उसको ताला लगा के चाबी फेंक दें। ये ऐसा विषय नहीं है। ये विषय ऐसा है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए, जी पर उसके भाव पहुँचे। भाव क्या हैं? प्रेरणा के, स्वाभिमान के। जी अब इसको कैसे एक साहित्यकार करेगा, कैसे एक रचनाकार इसको जो है आज इस चीज़ को लिखेगा, जी ये उसके अंदर इसकी खूबसूरती जो है कहीं ना कहीं जो है वो छुपी हुई है। आज की तारीख में मेवाड़ के ऊपर अन्य कवियों ने इतनी खूबसूरत कविताएं कही है, बिल्कुल कहीं तो कैसे कही? क्योंकि वो भाव थे, वो भाव लोगों तक पहुंचा है। जी तो उसी चीज़ को एक पर्दे पे लाने का, एक भाव का एक प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि ये प्रेरणा के विषय हैं। इन प्रेरणाओं के विषय को लोगों तक पहुँचाना चाहिए, बिना लोगों के आत्मा को, मन को, जो है सम्मान को ठेस पहुँचाए। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी संस्कृति के बारे में हमारे देश का युवा या दुनिया का युवा जो है वो पढ़े और सीखे। अगर ये दुनिया बेहतर होगी तो कहीं ना कहीं हम सभी बेहतर होंगे, ये देश बेहतर होगा तो ये दुनिया बेहतर होगी। ये एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक ज़्यादा जल्दी अगर से... आपको उसमें महाराणा प्रताप का किरदार दिया जाए? नहीं, मैं मतलब ना इतना मैं कोई वो मेरे कल्पना से भी जो है वो दूर है, पर क्या मैं ये चाहूँगा कि महाराणा प्रताप के गुणों के बारे में लोगों तक पहुँचाया जाए, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा जी कि महाराणा प्रताप के गुणों के बारे में, मेवाड़ के गुणों के बारे में जो है वो लोगों तक जो है ये चीज़ पहुँचे। और आज की तारीख में लोग जो अपने अन्य दूसरे सुपरस्टार्स को अपना जो है वो सुपरस्टार मानते हैं, उनकी जगह उनको भी माने, कोई उस चीज़ के अंदर मना नहीं कर रहा है, पर उसके साथ साथ जो है हम लोग इस अपनी संस्कृति को... जी 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 जी। तो आखिर में एक सवाल ये कि गुरुओं पर चर्चा हुई, आपने बताया कि आध्यात्मिक गुरु हर किसी की जिंदगी में रहा, खास करके अगर हम राजघराने की, राज परिवार की बात करें जी। तो राज परिवार की गुरु परंपरा के बारे में अगर आप कुछ बताएं, और क्या महत्व होता है एक गुरु का हर इंसान के जीवन में? नहीं, देखिए आज की तारीख में सही दिशा के ऊपर रहने के लिए माता पिताओं का और गुरु का जो है वो आशीर्वाद, साया और साथ सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और मेवाड़ जो है अगर बुनियादी तौर के ऊपर अगर किसी चीज़ के ऊपर टिका हुआ है तो वो गुरु शिष्य परंपरा पे ही टिका हुआ है। आज बापा रावल ने जो हरित ऋषि को जो वचन दिया था आज से 1500 साल पहले, मेवाड़ आज भी उस परंपरा का निर्वाह करता हुआ आया है। तो वो एक जो चीज़ है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके खुद के मन के अंदर वो भाव होने चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। और आज मेरे पिताजी तक जो है वो 76 पीढ़ियों ने उस वचन का निर्वाह किया है। जी। तो वो जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक खुशी की बात है कि जो प्रथम गुरु जो थे, कुल के जो गुरु थे, उनको जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो जो वचन दिया गया था वो मेवाड़ 1500 साल से निभाता हुआ आया है, बापा रावल से लेके मेरे पिताश्री तक। और यही मेवाड़ की जो है वो बुनियादी नींव जो है वो यही जो है वो रही है। और इसके बीच में साहित्यकारों ने आके समय समय पे उसी वचन को जो है वो वापस जो है वो उजागर किया, वापस जिंदा किया है। और उस वजह से आज मेवाड़ जो है जिस नक्शे कदम पर चल रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, वो इस कारण से चल रहा है। हमने सुना
बाबा गोरक्षनाथ की भी एक अहम भूमिका इसमें रही। देखिए, अन्य जो गुरु हैं जो सफ़र के अंदर उस दौर में जो है वो आते गए, बहुत सारे गुरुओं ने जो है वो मार्गदर्शन दिया समय-समय पे आकर। और पर हम ये मानते हैं कि जो शुरुआती दौर के ऊपर हरित ऋषि को जो वचन दिया गया था, जी। उन्हीं के अन्य रूप में अन्य गुरुओं ने आकर जो है उस बात को अपने मेवाड़ के सामने वापस प्रति जो है वो वापस आकर किया। और गुरुओं का सम्मान करना हमारी संस्कृति है। पुनः मैं वही बात कहूँगा कि हम लोग जो है वो गुरुओं का, ऋषियों का, मुनियों का अरसों से सम्मान करते हुए आ रहे हैं। हमारे गुरु हमें बताते हैं कि पहले के वक्त में जिस इंसान का गुरु नहीं होता था उसके लिए गाली होती थी निगुरा। जी जी तो जी बहुत खुशी है कि मेवाड़ की धरती पर ये संस्कृति पूरी तरह से जीवित है आज भी, और धीरे धीरे उम्मीद है कि इस वक्त में भी ये पूरे भारत में फैलेगी जी। और लोग वापस अपनी संस्कृति की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। कोशिश तो यही है और सही तरीके से आए उस संस्कृति के प्रति जो है, जो वो अपना एक स्वरूप मान लेते हैं, उस तरीके से नहीं जो हकीकत के अंदर हमारे जो ग्रंथों में जो चीज़ें जिस अंदाज से और जिस भाव से जो लिखी हुई हैं, उस संस्कृति के प्रति जो है वो लौटेंगे, ना कि जो हम लोगों ने जो है उस संस्कृति का एक अनुवाद जो निकाल रखा है उसके प्रति। जी जी, आपने ये भी एक बहुत अच्छी बात कही कि साहित्य और आध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का हिस्सा हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, आप, मेरा एजाज़ है कि आपने ये हुक्म किया कि मैं अपने कुछ अशार जी हाजिर करूँ। जी। कभी हम अपने दिल को इस तरह भी शाद करते हैं, किसी पंछी को तेरे नाम से आज़ाद करते हैं। बात। कभी हम अपने दिल को इस तरह भी शाद करते हैं, किसी पंछी को तेरे नाम से आज़ाद करते हैं। उदासी में खुशी को इस तरह आबाद करते हैं, हंसाकर एक बच्चे को तुझे हम याद करते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। समझने और सुनने वाले मिलते ही कहाँ हैं अब, समझने और सुनने वाले मिलते ही कहाँ हैं अब, यहाँ मौजूद हैं तो हम भी कुछ इरशाद करते हैं। क्या बात। कुछ अशार और कि एक सदमे से हर दिन उभरती रही, रोज़ जीती रही, रोज़ मरती रही। एक सदमे से हर दिन उभरती रही, रोज़ जीती रही, रोज़ मरती रही। जिसको पाना ही मुमकिन नहीं था कभी, उम्र भर उसको खोने से डरती रही। दूसरों को मैं मरहम लगाते हुए अपने दिल पर लगे जख्म भरती रही। क्या बात है। सीढ़ियाँ कामयाबी की चढ़ते हुए मैं बहुत से दिलों से उतरती रही। बहुत शुक्रिया। क्या बात, बहुत खूब। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ आना जो है वो सफल रहा और उम्मीद करता हूँ कि आज जो है वो कम से कम मैं चंद चीज़ें आपसे सुनकर और चर्चा कर कर अपने आप को ये मैं मानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं जहाँ से मैंने शुरू किया था और अब जहाँ मैं हूँ, मैं उससे थोड़ा सा बेहतर होने का जो है मैं और प्रयास करूँगा। और आपने वक्त निकाला और लायक समझा चर्चा करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत।